हर पार्टी आना चाहती है। उत्तर प्रदेश में जितना भी इस वक्त राजनीतिक संघर्ष चल रहा है वो इसलिए है क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि वो इस जगह पर आ जाए, यहां पर काबिज हो। उत्तर प्रदेश की आबादी पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश राजनीति के तौर पर सबसे सेंसिटिव राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। अगले राष्ट्रपति इलेक्शन जब होंगे उसमें भी उत्तर प्रदेश की इन चुनावों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है और इस देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी इसी राज्य ने दिए हैं। इसलिए ये राज्य, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस राज्य के इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज उनसे हम बात करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव को पसंद करता हूं, हमारी दोस्ती भी है, लेकिन आज के इस इंटरव्यू में वो दोस्ती बीच में आपको कहीं भी आड़े नहीं आएगी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि आपका सबसे दिलचस्प इंटरव्यू ये रहने वाला है। तो मैं शुरू यहां से करता हूं क्योंकि हम जिसका भी इंटरव्यू कर रहे हैं आजकल, हर पार्टी, हर नेता यही दावा करती है कि सरकार हमारी आ रही है। तो मैं यहां से शुरू नहीं करूंगा, आप भी मुझे पता है यही कहेंगे कि सरकार आपकी बनेगी। मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि अगर आपको इतना भरोसा है कि काम बोलता है और आपको इतना विश्वास है कि आपकी सरकार ही बनेगी और आप अच्छा कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन की क्या जरूरत थी? गठबंधन जो आपने किया कांग्रेस के साथ, उससे आपकी नर्वसनेस झलकती है, उससे ये झलकता है कि आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि गठबंधन इसलिए किया कि कोई बात बिल्कुल पक्की हो जाए, कोई बात पे एकदम स्टैंप लग जाए और लोगों के अंदर जो कुछ कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। लोगों के अंदर अगर दुविधा है कि अकेले या उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार नहीं बन सकती, वो दुविधा खत्म हो जाए। इसलिए मैंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, गठबंधन किया और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के आने वाले समय में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। मैंने तो यहां तक कहा कि अकेले चुनाव में लड़ा होता तो 250 सीट जीतता। कांग्रेस के साथ आने से 300 के आसपास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें रहने वाली हैं। तो 300 सीटों का लालच आप क्यों कर रहे हो? 250 बहुत थी आपके लिए। ये इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। इसका मतलब आपको अपने ऊपर और अपनी पार्टी पर इतना यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था कि आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं? मैंने ये कहा कि कोई बात एकदम पक्की हो जाए। अब प्रदेश में कंफ्यूजन किसी को नहीं है और मैं समझता हूँ जिस तरह के उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान हुआ है, उसके बाद ये साफ हो गई है बात कि साइकिल और कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। तो ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, लोगों के अंदर दुविधा न रहे, इसलिए ये समझौता किया है और मैं समझता हूं गठबंधन प्रदेश और देश को एक संदेश देने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज की हालत में एक छोटी पार्टी है आपके मुकाबले। सिर्फ 44 सीटें वो जीत पाए थे लोकसभा में। यहां पर सिर्फ 7.5% वोट शेयर है उनका। ऐसी पार्टी को आपने 105 सीटें दे दी। ये भी तो अपने आप में ये दिखाता है कि आप या तो कंफ्यूज हैं या आप श्योर नहीं है अपनी विक्ट्री को लेकर। नहीं तो आप अच्छी बार्गेनिंग करके कांग्रेस को नीचे ला सकते थे। 105, 1/4 सीटें आपने दे दी उनको। राजनीति में आंकड़े का खेल बड़ा है, लेकिन अगर मजबूत दोस्ती करनी है तो उसके लिए दिल बड़ा चाहिए होगा। बार्गेन में कर सकता था, सीटें ऊपर नीचे भी हो सकती थी, लेकिन कम से कम मैंने ये कोशिश की है कि ये दोस्ती मजबूत हो और बड़े दिल से अगर दोस्ती की जाती है तो शायद लंबे समय तक चलती है। सोचो किसी कंजूस से दोस्ती हो जाती तो शायद दोस्ती ज्यादा लंबी नहीं चलती। तो आप दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है, राहुल गांधी या आप? मैं कंजूस नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि उन्हें भी ज्यादा मिल गया, मैंने भी ज्यादा दे दिया, कम से कम ये दोस्ती मजबूत होगी। पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी और राहुल गांधी की पक्की दोस्ती हो सकती है? क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि आप भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और वो भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। लोगों ने कहा कि ये कुनवे का गठबंधन है। बिल्कुल। मैंने ये कहा कि दो युवाओं का गठबंधन है, दो नई सोच एक साथ आकर के प्रदेश और देश को आगे ले जाने वाला गठबंधन है। कम से कम राहुल की इच्छा है कि प्रदेश और देश बदले और मैं समझता हूँ वही मैं भी इस कोशिश में हूँ कि प्रदेश जिस खुशहाली के रास्ते पे चला है उसी रफ्तार से और तेजा चलता रहे। पर राहुल गांधी का वो नारा तो आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, और आपके बारे में न जाने उन्होंने कितनी बार और भी कितनी चीजें कही हैं अखिलेश यादव के बारे में। मैं आज पूरा रिसर्च लेकर आया हूं, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के अचानक से राय आपके बारे में कैसे बदल गई? देखिए, नारा जरूर उनका रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि नारा बदला भी तो जा सकता है कि 27 साल खुशहाल के, आने वाले समय में हम 27 साल खुशहाली के दे सकते हैं। और जिस दिन से दोस्ती हुई होगी, मैं तो उस दिन से दिन गिनूंगा। पीछे क्या कहा गया है, क्या विचार रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। और अगर दोस्ती लंबी चलानी है तो जिस दिन से दोस्ती हुई है उस दिन से ही एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे की बातचीत का आकलन करना पड़ेगा। मैं कुछ लेकर आया हूं, क्या कहा उन्होंने? मैं इससे कोई इससे, क्योंकि जब मेरी पार्टी में नहीं थे, गठबंधन नहीं था, और उस समय उन्होंने जरूर कहा होगा, और कहा मेरे लिए है कि आई फील सैड दैट यंग अखिलेश फेल्ड। आई डिडंट फेल। मैं समझता हूं अब हम पास हो जाएंगे। राहुल और आपकी जो दोस्ती है, इसमें अपर हैंड किसका है? यहां आपकी पार्टी बड़ी है, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार ये सोचता है कि वो आज भी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी चलाते हैं, चाहे सीटें भले ही उनकी 44 हों, चाहे भले ही यहाँ 7.5% उनका वोट शेयर हो। जब आपकी और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस दिन ऐसा लग रहा था, जब आप दोनों बैठे हुए थे, कि राहुल गांधी आपके एक बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं। वो अभी भी, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि वो एक राष्ट्रीय नेता है, वो एक बड़े नेता हैं और आप एक छोटे नेता हैं। आप मानते हैं इस बात को? बड़ा और छोटा नेता नहीं होता राजनीति में, कोई सीनियर और जूनियर राजनीति में नहीं होता है। और कब सीनियर जूनियर हो जाए, जूनियर सीनियर हो जाए, ये राजनीति का पता ही नहीं। और मैं ये कह सकता हूं कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आने वाले समय में जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे, कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि एक दूसरे के प्रति कोई मन में या व्यवहार से कहीं बात ऐसी हो। दोनों बराबर की बात है। नेशनल पार्टी उनकी है, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज़ादी के बाद से अभी तक वो कई बार सत्ता में रहे, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये अलग बात है। लेकिन समाजवादियों ने हमेशा ये माना और कहा कि जब कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर होगी तो समाजवादियों की सबसे करीबी दोस्त होगी। तो आज शायद समाजवादी और कांग्रेस का बहुत ही करीबी दोस्ती चल रही। तो आप इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन कांग्रेस इस हालत में आ जाए, इतनी कमजोर हो जाए, फिर आप उसको गोद लेंगे। कभी कभी परिस्थितियां और समय तय कराती हैं कि गठबंधन और राजनीति किस रूप में किसके साथ गठबंधन हो। तो शायद इस समय कांग्रेस भी चाहती है, और हमने भी चाहा, समाजवादियों ने, कि गठबंधन हो, तो इसलिए गठबंधन हो गया। और कम से कम उत्तर प्रदेश में दोनों मिलकर के इन सांप्रदायिक ताकतों को, और जो पत्थर वाली सरकार कभी बन जाती है उत्तर प्रदेश, उन दोनों को रोकने का काम करेंगे। आजकल एक मजाक चल रहा है आपके गठबंधन पर, और लोग कह रहे हैं कि जोड़ियां या तो ऊपर से बनकर आती हैं या मोदी के डर से बनती हैं। तो आपकी जो जोड़ी है, ये मोदी के डर से बनी है? अभी भाषण में सुन रहा हूं बीजेपी के नेताओं के, उनको ज्यादा डर लग रहा है। उन्हें हर काम किया और समाजवादी का उसकी जांच कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा है तो वो घबराए हैं। हमारा तो ब्लड प्रेशर अभी भी नियंत्रण में है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को एक चरण का चुनाव खत्म हुआ, तब ये हालत है। अभी तो जनता ने वोट नहीं किया है, अभी तो और बड़े पैमाने पे वोट करने जा रही जनता। तो हमें डर नहीं है किसी से, और ना समाजवादी लोगों को इस तरह सोचते हैं हम। ये जोड़ी दो युवाओं की है, दो नई सोच के लोगों की है, दो नई दिशा में प्रदेश और देश को ले जाने वालों की जोड़ी है। ये डर वाली जोड़ी नहीं है। कम से कम बीजेपी तो यही कह रही है कि जो दो लड़के हैं यूपी के, दोनों ओवर एज हैं। ये अपने आप को युवा कह रहे हैं, पर दोनों ओवर एज है। एक 43 साल का, एक 40 साल का। मैं तो कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो 80 साल के, 75 साल के अभी भी युवा अपने आप कहते हैं। खैर, जो भी उम्र हो, लेकिन कम से कम जो लोग कह रहे हैं उनसे तो कम उम्र के हैं। पर अभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि 105 सीट आपने ज्यादा दे दी, और आपने 105 सीट देकर बहुत सारी सीट अपनी वेस्ट कर दी हैं? अगर आप उनको लड़ते या आप और किसी को सपोर्ट करा के वहां से लड़ते तो शायद आपके चांस अच्छे हो सकते थे। अब मैं उस पर नहीं सोचता हूं कि फायदा नुकसान क्या हुआ है, क्या मुनाफा होगा, कितना नुकसान होगा। अब गठबंधन हो गया है। हम जिम्मेदारी से और ईमानदारी से जो हमारे प्रत्याशी मैदान में है, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर के उनको जिताएंगे। अमेठी और रायबरेली को लेकर आप दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस समझती है कि अमेठी और रायबरेली आज भी उन्हीं का वहां पर शासन चलता है और वो किसी को देने को तैयार नहीं है, चाहे भले ही वो सीट हार जाए। आप इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं उनके लिए? मैंने कई सीटें उनको दी हैं, और पहले दिन से उनकी इच्छा थी कि उन इलाकों में उनको सीटें ज़्यादा मिले।
तो मैंने कोशिश करके कि जितना मैं दे सकता था मैंने दी है। उसके बावजूद भी हम समाजवादी लोग भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे आपके मंत्री हैं प्रजापति जी, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, प्रजापति अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश जो दूसरे हैं विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे रायबरेली से भी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि हमने अपने सिटिंग एमएलए को, जो बहुत ही दुखी भी हुए, निराश भी हुए हमसे, और बाद में शायद नाराजगी भी मुझ पर जताएंगे, हमने तब भी सीटें दी हैं। मैं समझता हूँ कभी कभी गठबंधन में और जब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं तो किसी न किसी को थोड़ा बहुत तो नुकसान सहना पड़ता है। इससे ये तो जाहिर होता है कि आपको अभी भी इस बात का यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली में या अमेठी में पक्के तौर पर उन सीटों को जीत सकती है, इसीलिए आप अपना कैंडिडेट वहां पर डाल रहे हैं। मैं ये कहता हूं मैंने कोई डाला नहीं। हम बाद में जो बातचीत हुई, समझौता हुआ, कुछ कैंडिडेट्स हमने हटा दिए, कुछ कैंडिडेट्स उन्होंने हटा दिए। जब तक चुनाव आएगा बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी तक आपका राहुल गांधी के साथ अनुभव कैसा रहा? मैं तस्वीरें देख रहा था, वीडियो देख रहा था, जिस बार आप जा रहे थे ऊपर बैठकर रथ में, वो ऊपर बिजली के तारों का जंजाल था। अब आपको तो आदत है उस तरह के माहौल में चुनाव प्रचार करने की, लेकिन राहुल गांधी को शायद मेरे ख्याल से उनके जीवन का अनोखा और शायद पहला अनुभव रहा होगा। तो आप दोनों में वो अंतर उस दिन भी उन तस्वीरों में भी दिख रहा था कि आप अपने लोकल प्लेग्राउंड में हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, लेकिन ही इज फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर। स्वाभाविक है कि तार आएंगे, पेड़ आएंगे तो झुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको डालियों से बचना है, तारों से बचना है। लेकिन कम से कम हम लोग कहीं भी उलझे नहीं, फंसे नहीं। और ये कई बार होता है जब आप कार्यक्रम करते हैं तो आपकी जो तैयारी है, वर्कर्स जो रूट तय कर देते हैं उसके अनुसार आपको जाना पड़ता है। लेकिन अच्छा है उन इलाकों को भी देखना जहां पर ऐसी चीजें हैं। तो ये तो राजनीतिक लोगों के लिए अनुभव की बात है। ये तो अच्छा अनुभव हुआ, अगर हुआ है तो हम दोनों को हुआ अनुभव अगर है तो। राहुल गांधी और क्या क्या सीख सकते हैं आपसे इस बार इन चुनावों में? मैं तो खैर क्यों किसी को सिखाऊंगा, लेकिन राजनीति में जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आती हैं, जैसे जैसे घटनाएं घटती हैं, मैं समझता हूं उनसे बहुत कुछ अनुभव मिलता है। मान लीजिए इस बार आप जीत गए और आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा, तो 2019 में क्या आप एक साथ फिर से लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे? अभी 2019 के लिए कोई बड़ा विचार नहीं किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस 2017 का चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी। 2019 में किस रूप में होंगी चीजें अभी कह पाना मुश्किल है। आप युवा हैं और अगर आपने दूसरी बार उत्तर प्रदेश जीत लिया तो 2019 तक ऐसा लोगों का कहना है कि आप एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, एक युवा राष्ट्रीय नेता के तौर पर सामने आएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि 2019 के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आपका नाम भी प्रधानमंत्री के पद के लिए आ जाए उस वक्त, क्योंकि एज इज ऑन योर साइड। देखिए, आपकी ऐसी कुछ एम्बिशंस हैं? देखिए, मैं सपना देखता हूं, लेकिन इतना बड़ा सपना नहीं देखता हूं मैं। मेरा सपना केवल उत्तर प्रदेश तक है। मुझे जनता मौका देगी तो मैं काम करूंगा। यही एक्सप्रेसवे जो मैं लखनऊ तक ले आया हूं, ये मैं गाजीपुर और बलिया तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मेट्रो का काम पूरा हो जाए, एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां और स्किल डेवलपमेंट के बड़े बड़े सेंटर, जिससे नौजवानों को ट्रेनिंग और रोजगार देने के लिए व्यवस्था बना सकूं। अभी शहरों में 24 घंटे बिजली दी है, गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दूं। यही मेरा बड़ा सपना है। अभी प्रधानमंत्री तक नहीं सोचना है, क्योंकि जो लखनऊ में रहता है वो ज्यादा दिनों तक रह सकता है, जो दिल्ली चला जाएगा बहुत कम समय तक रह पाएगा। इसलिए दिल्ली से दूर रहेगा वो ज्यादा राज करेगा। तो मेरा ये मानना है कि मैं जितने दिन उत्तर प्रदेश में रहूंगा शायद मैं राजनीति में अच्छा कर पाऊंगा। तो इसका एक मतलब ये भी है कि राहुल गांधी को आपसे कोई असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए, और ऐसी अगर कभी नौबत आ गई तो आप राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने में रोड़ा नहीं अटकाएंगे, आप बीच में नहीं आएंगे, आप यहाँ खुश रहेंगे लखनऊ में। मैंने आपसे कहा कि मेरा कोई सपना बड़ा नहीं है, और कम से कम मैं ये मानता हूं जो दिल्ली से दूर रहता है वो ज्यादा दिन रहता है, ज्यादा खुश रहता है। तो इसलिए अभी दिल्ली जाने की मेरी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का कांग्रेस का सपना तो है प्रधानमंत्री अपना कांग्रेस का सपना है, तो कांग्रेस को अपना सपना पूरा करने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, बड़ी कोशिश उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री तक पहुंचना एक बड़ी चीज है, बड़ा सपना है। मैंने इसलिए भी आपसे कहा कि नेताजी एक बार करीब करीब वहां पहुंच गए थे, मुलायम सिंह जी, और कुछ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हो सकता है नेताजी नहीं बन पाए तो नेताजी का पुत्र बन जाए। अभी नेताजी हैं, और मैं समझता हूं इस चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सम्मान किसी का बढ़ने जा रहा है तो वो नेताजी का। और राजनीतिक घटनाक्रम में, परिस्थितियों में
अगर कुछ सम्मान देने का भी मौका मिलेगा तो नेताजी को पहले सम्मान देंगे। तो मेरी जिम्मेदारी ये है, अभी हाल फिलहाल 20-22 दिन का चुनाव बचा है, इसमें कैसे भी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के कामयाब हो जाए, सबसे ज्यादा सीटें जीत जाए, जिससे बहुमत की सरकार बन जाए उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या राजनीति किस रूप में फैसले लिए जाएंगे, मैं समझता हूं उस पर निर्भर करेगा। इस चुनाव में आप अपना मेन जो आपका जो कॉम्पिटिटर है किसको मानते हैं? आप बीएसपी को मानते हैं कि बीजेपी को मानते हैं? मैं ये कह सकता हूं समाजवादी पार्टी आगे है, आगे चल रही है। हम साइकिल चलाने वाले लोग हैं, बहुत जल्दी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, इसलिए अपना हैंडल संभाले हुए ज्यादा रफ्तार से जा रहे हैं। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे क्या है, इस पे हम विचार नहीं कर रहे। अब इस पे नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे ही मैं सोच ही नहीं सकता कौन है। अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूं। नेताजी को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बिल्कुल पसंद नहीं था और फिर भी आपने ये गठबंधन किया, तो नेताजी को बुरा तो लगा होगा? मैंने नेताजी की जानकारी में लाने का काम किया, और क्योंकि ये गठबंधन होना जरूरी था, इसलिए मैंने फैसला लिया कि किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन ना बचे, देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ एक विकास को आगे ले जाने वाली सरकार और गठबंधन काम करे। इसलिए मैं समझता हूं नेताजी भी सहमत है। लेकिन नेताजी ने अभी तक आपके लिए कोई प्रचार नहीं किया, जबकि अगर सहमत होते तो आपके लिए चुनाव प्रचार करते, आपके लिए आते, आपके लिए वोट मांगते। मैं समझता हूं जिन भी प्रत्याशियों के लिए नेताजी जा रहे हैं वो सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन खुलकर तो नेताजी नहीं जा रहे, वो सिर्फ शिवपाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक। वो जसवंत नगर भी गए, भरतना भी गए, लखनऊ भी गए। तो मैं समझता हूं अभी आने वाले समय में अमेठी भी जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं तमाम जो प्रत्याशियों के जा रहे हैं वो सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार बने। तो मैं समझता हूं ये उनका इतना ही कहना पूरी समाजवादी पार्टी के लिए आशीर्वाद है। अखिलेश जी, लेकिन ये कैसा गठबंधन है जिसमें नेताजी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, उधर से सोनिया गांधी आपके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, प्रियंका गांधी भी आपके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बस उन सब ने बस आप दोनों के ऊपर छोड़ दिया है। देखो कितना भरोसा है उन लोगों को, इन सब सीनियर लीडर्स को कितना भरोसा है कि युवा नेता दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे। मैं तो भरोसे की बात कहता हूं कि कितना कम से कम उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो है कि समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के उनकी जितनी भी लीडरशिप है उनके अलावा वो सब एक साथ काम कर रही है और भविष्य में परिणाम बहुत अच्छे देंगे। नेताजी की नाराजगी को लेकर आपने अभी तक क्या किया है? क्योंकि अगर आपके पिता आपसे नाराज हैं और उनको नाराज करके अगर आपने सत्ता ले भी ली तो फिर उस सत्ता का क्या फायदा? अभी उसमें बहुत वक्त है, लेकिन मैं और कोई भी पार्टी का सदस्य नहीं चाहता कि नेताजी नाराज रहें। पर वो तो हैं अभी। मैं समझता हूं वो प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशी जितनों के यहाँ जा रहे हैं वो सरकार के पक्ष में ही बोल रहे हैं। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल मैं आपसे अभी भी पूछना चाहता हूं, हालांकि उसको काफी वक्त हो गया, लेकिन जब भी मैं बाहर जाता हूं लोग ये उस वक्त भी ये सवाल बहुत चलता था और लोगों के मन में था कि जब आपके परिवार में जो आपसी कलह चल रही थी तो बहुत सारे लोग तो ये कहते थे कि ठीक है झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि असल में ये एक प्लान है, नेताजी चाहते हैं कि अपने बेटे को वो एकदम सेट कर दें, अखिलेश यादव को अनडिस्प्यूटेड लीडर बना दें और समाजवादी पार्टी असल में जो साइकिल सिंबल है ये आप ही को मिल जाए, वो दिल से यही चाहते थे और इसीलिए सारा किया गया। आज मैं आपसे खुलकर पूछ रहा हूं ताकि उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग आपके मुंह से जान लें, क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी या ये सचमुच में ऐसा हुआ था? जो मुझ पे गुजरा वो सच तो अभी नहीं जान पाएगा कोई, और जहां तक ये लोग कहते हैं कि ये फैमिली ड्रामा था या जानबूझ के किया गया, मैं समझता हूं ये सब गलत बात है। जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जो परिस्थितियां बनी और उस समय के हिसाब से जो फैसला ले सकते थे मैंने फैसला लिया। हालांकि उस फैसले से लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के तमाम लोग, तमाम समर्थक उस फैसले को सही मान रहे हैं। लेकिन परिणाम आने के बाद जो फैसला होगा वो मैं समझता हूं पार्टी के हित में बड़ा फैसला होगा। हम लोग तो उस देश से हैं, उस संस्कार हमारे अंदर हैं जो श्रवण कुमार के जो संस्कार थे, और किसी भी पुत्र के लिए अपने पिता के खिलाफ जाना, चाहे पार्टी के भलाई के लिए हो, आसान नहीं होता। अब मेरा सवाल आपसे एक नेता के तौर पर नहीं, एक पुत्र के तौर पर है। एक पुत्र के तौर पर आपके लिए कितना मुश्किल था
यहीं इसी घर में इसी परिवार में रहते हुए अपने पिता की बात ना मानना और उनके खिलाफ जाना। नेताजी और पार्टी के लोग ये चाहते थे कि पार्टी आगे बढ़े, और शायद उस समय जो परिस्थितियां थीं वो फैसला ही ठीक कर सकता था। इसलिए चाहे वो नाराजगी में मुझसे समझ लें या मेरा ये समझ लें परिस्थितियों के हिसाब से मैंने फैसला लिया हो, लेकिन पार्टी हित में मैंने फैसला लिया। जहां तक नेताजी का सवाल है, मैं ये कहता हूं नेताजी की ही पार्टी है, नेताजी का ही सम्मान सबसे ज्यादा होगा। सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा खुश भी अगर कोई होगा तो नेताजी होंगे। इसलिए कोई सवाल न हम पे खड़ा कर सकता है न ही नेताजी पे, मैं समझता हूँ। लेकिन वो टाइम कैसा था, मुझे अभी भी याद है 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी साल शुरू हुआ, और साल के शुरू होते ही ये खबर आई कि आप दोनों के बीच में झगड़ा और तेज हो गया, आपने अपना अलग क्लेम कर दिया। ये वो टाइम होता है जब लोग अपना परिवार का समय एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं। वो जो रात रही होगी आपकी, नए साल की जो रात थी, कैसी थी? उसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है, वो समय भी नहीं है कि उस पर चर्चा की जाए। शायद ये चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तमाम चीजें, तमाम लड़ाइयां छोड़ करके हम केवल जनता से ही चाहते हैं कि हमें मौका दें, हमें मौका मिले जिससे उत्तर प्रदेश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकें। इस सवाल का अगर जवाब आप चाहते हैं तो 11 तारीख मार्च के परिणाम के बाद हम और आप फिर बैठ लेंगे। तो 11 तारीख के बाद यहीं बैठेंगे या फिर कहीं और बैठना पड़ेगा? अब ये तो जनता तय कराएगी, क्योंकि जैसा आपने शुरू में कहा कि यहां तक पहुंचने की सबकी लड़ाई है, और ये जगह परमानेंट नहीं है किसी की। हम तो तमाम परिवार के लोगों से मिला हूं, दूसरे जो कभी मुख्यमंत्री रहे उनके परिवारों से मिला हूं, तो ये परमानेंट नहीं है जगह। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर मौका देगी, यहीं से उनकी सेवा करने के लिए, यहीं से उनकी मदद करने के लिए। इसी जगह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा खुशहाली के रास्ते पर। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी स्थिति में हो इस वक्त, जो कि 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो और अब उसको ये नहीं पता कि अगले महीने उसको इस घर में रहना है कि नहीं रहना है, तो बहुत सारी प्लानिंग करता है। आप तो बड़े नेता हैं, आप तो राज्य के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपकी पत्नी डिम्पल जी ये भी प्लानिंग कर रही हो कि भाई किसी पैकर वाले को पैकिंग के लिए, सामान के लिए पहले से स्टैंड बाय पे रखो, अगली बार कहाँ शिफ्ट करना है ये भी सोच के रखो। तो आपने ऐसा कुछ सोच के रखा है कि आप कहाँ शिफ्ट करेंगे इसके बाद? मेरे करीब के लोग जानते होंगे, बहुत ज्यादा सामान में लेके नहीं चलता, और ये सरकारी मुख्यमंत्री आवास में बहुत ज्यादा सामान भी नहीं है। अगर जाना ही पड़ा तो बहुत ज्यादा सामान मुझे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पैकर को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे भरोसा है कि जनता दोबारा समाजवादी पार्टी को मौका दे रही है, इसलिए अभी किसी का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। 11 मार्च को जब परिणाम आएगा तो आप फिर देखोगे कि समाजवादी पार्टी फिर यहीं पर सत्ता में दोबारा वापस आ गई। तो मतलब अभी पैकिंग के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ पैकिंग करके और क्या चीज ले आऊं क्योंकि 11 मार्च के बाद चीजें और लानी पड़ेंगी। आपने हाईवेज बनाए, आपने बहुत सारी बातें गिनाई अपनी, लेकिन जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा राज्य के लोग बात करते हैं वो है लॉ एंड ऑर्डर की। और आज भी हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बाहर निकलते हुए डर लगता है। और ये बात आप हो सकता है आप डिनाई कर दें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। और सच्चाई ये भी है कि क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। तो उस पर आप फेल कैसे हो गए इस फ्रंट पर? जो लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, जो मुझसे ये कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर नाकाम रहे हैं, उनको कम से कम देश के तमाम प्रदेशों के आंकड़े लाने चाहिए, घटनाएं नहीं बतानी चाहिए। जो आपके होम डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, जिस तरह के और प्रदेशों में घटनाएं हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम सुधार कानून व्यवस्था में लाने का काम समाजवादी सरकार ने किया है। ये जो 100 नंबर हमने शुरू किया है, शायद ये देश के लिए उदाहरण होगा। पहले जो शिकायतें होती थी कि पुलिस घटना स्तर पे नहीं पहुंचती है, कभी पुलिस का फोन नहीं उठता है, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 100 नंबर दिया है, ये कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था है। और इतने बड़े पैमाने पर नौकरी देना, जवानों को ट्रेनिंग कर करके उनको शामिल करना, साथ ही साथ पुलिस का मनोबल बढ़े तो उनका प्रमोशन से लेकर के और तमाम सुविधाएं देना, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अलावा किसी प्रदेश ने नहीं किया। जो विरोधी पार्टी है जी, क्योंकि विकास का उनके पास मुद्दा नहीं है, और विकास का मुद्दा न हो पाना ही
उनकी सबसे बड़ी हार की पहचान है। तो जानबूझ करके ये कहना कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं है। मुझे दुख हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने बदायूं की घटना को उठाया। वो जाने कब घटना घटी थी और वो भी सीबीआई जांच हुई थी इसमें। हमने कभी भी किसी ने अगर मांग की होगी कि सीबीआई की जांच हो, मैं समझता हूं सरकार ने सबसे पहले फैसला लिया होगा और जैसा वो चाहते होंगे उस हिसाब से फैसला भी लिया। सुल्तानपुर में आपने देखा अभी एक रेप विक्टिम की हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर की घटना और जो जिस लड़की की मृत्यु हुई है, इसने पहले भी आरोप विधायक पे लगाए थे तमाम, और उस समय भी साजिश चल रही थी। और मैं कहूंगा कि कम से कम इस बात की जानकारी प्रदेश की जनता जाने, देश की जनता जाने, आखिरकार उसके पीछे कौन है। और ये चुनाव के समय पर जानबूझ करके उस विधायक को बदनाम करने के लिए, पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। जिस समय सच्चाई सामने आएगी, मैं कह सकता हूं, दावा करके कह सकता हूं कि उस सच्चाई में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है उससे। दूसरी बात, उसके परिवार के लोग जिससे चाहें जांच कराने के लिए मैं तैयार हूं। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा है तो मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस कर सकती है। और मैं ये कह सकता हूं उस जिले में जो कप्तान पोस्टेड है, कम से कम वो ऐसा है जो न्याय देगा। अगर उन पे हमारी पुलिस पे भी भरोसा नहीं है तो चाहे वो सीबीआई कराना चाहे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये तो चलिए एक घटना हो गई, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं कि आपके पूरे राज्य में कोई भी महिला, कोई भी लड़की बेहिचक शाम के बाद, अंधेरा होने के बाद कहीं भी निकल सकती है और कुछ नहीं होगा? मैं तो कहता हूं कि जितना सुधार समाजवादी सरकार ला सकती थी, सुधार लाने का काम किया। सुरक्षा की भावना उनके मन में आए, उसका प्रयास और कोशिश की है। ये जो दावा करना, आज भी लोग निकलते हैं घर से बाहर, जाते हैं, कारोबार करते हैं, बाजारों में जाना, औरों में जाना, ऐसा नहीं कि हर जगह घटना हो रही है, लेकिन घटना ना हो। एक बात, अगर घटना हो गई तो पुलिस कार्रवाई करे, सुने और मदद करे। कम से कम समाजवादियों ने वो माहौल दिया है। विरोधी लोग जिन पे कोई सवाल नहीं है, वो जानबूझ करके इन बातों को कह रहे हैं। एक आर्टिकल में लेकर आया हूं, जंगल राज, कंप्लीट लॉलेसनेस, रूल ऑफ द गन, ये कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, 2014 का है ये। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्राइम्स कमिटेड इन इंडिया उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं एट 12.7%। यूपी इज मोर नोटोरियस देन बिहार, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। मुझे पता नहीं कौन सी न्यूज है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, लेकिन उनको देखना चाहिए कि आंकड़े और प्रदेशों के कैसे हैं। हाँ, आबादी के हिसाब से पर लाख निकलना चाहिए आंकड़ा। आबादी हमारी कितनी है? 22 करोड़ आबादी है। अगर 22 करोड़ में क्राइम देखोगे तो आपको दिखाई देगा। हम कहते हैं और प्रदेशों का भी आंकड़ा आना चाहिए कि कितने वहां घटनाएं घट रही हैं, और अगर उनकी 22 करोड़ की आबादी होती तो शायद न जाने कितनी घटनाएं उनके यहाँ हो गई होती। दूसरा जो आरोप आपके ऊपर लगता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा यादवीकरण कर दिया है आपने। जो भी यादव है उत्तर प्रदेश में, वो आज सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं। आपके आधे पुलिस स्टेशन वहां पर आपके यादव एसएचओ हैं। उसके लिए भी मैं आपके पास आंकड़े लेकर आया हूं, और देखिए इसमें क्या है। नियरली 60% पुलिस स्टेशन आर हेडेड बाय यादव ऑफिसर्स। 1527 पुलिस स्टेशन और आउटपोस्ट ऐसे हैं जो कि 2 साल में जहां पर चेंज किया गया है। अकेले कानपुर में वो ऐसे कहते हैं कि 25 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें 36 में से 25 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर यादव। एसओ बहुत छोटी पोस्ट है, और मैं ये कहता हूं कि ये जाने कब के आंकड़े हैं। आप ही के टाइम के हैं ये आंकड़े हैं। और एक बार यहाँ के गवर्नर साहब ने भी ये आंकड़े बताए थे। हमने पूरे आंकड़े बना करके उन पास भेज दिए थे। ये खबर बहुत पुरानी बता रहे हैं आप, जो हमारे सामने लाए हैं। पर खबर तो आप ही के टाइम बहुत की पुरानी खबर है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि सब थानों में ये संभव ही नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ, जिले के कप्तान कितने यादव थे, जिले के डीएम कितने यादव थे, जिले में डीआईजी कितने यादव थे, आईजी कितने यादव थे, या यादव एक डीजीपी बना, या यादव डीजीपी कितने थे। छोटी पोस्ट पे कल को कहोगे आप कि शहीद यादव ज्यादा क्यों हो गए? आप सूची निकालिए। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक में इधर जितना सीमा पे मरने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा कौन निकले? अब अगर यादव निकल रहे हैं, अगर सिपाही भर्ती यादव हो जा रहे हैं, एसओ अगर भर्ती हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? और जो सक्षम होगा, जो कम से कम काबिलियत के हिसाब से रह सकता है, उसको तो मौका कोई भी देगा। आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर कोई यादव कोई बड़ा क्राइम कर दे आपके राज्य में कहीं पर भी, तो आपका यादव जो एसओ है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। एकदम फर्जी न्यूज, आप कहीं से एकदम फर्जी न्यूज ला रहे हो।
ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर कहीं होता है तो उसके लिए लॉ, उसके लिए कानून है जो कार्रवाई कराएगा। चलिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, मैं लेकर आया हूं अपने साथ अभी आपके लिए। अब मैं कुछ दिखाता हूं आंकड़े। अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप जो डेवलपमेंट और उसकी बात कर रहे हैं राज्य में, तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो उत्तर प्रदेश लैग्स बिहाइंड मोस्ट स्टेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में भी आप बाकी राज्यों से पीछे हैं। किससे पीछे हैं? उत्तराखंड से, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से। इन्फेंट मोर्टेलिटी में आप देश की रेशो है 40, आपके रेशो है 50। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र से बेहतर अगर किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में काम किया तो समाजवादी सरकार ने। और ये जीडीपी का जो आंकड़ा आप बता रहे हो, ये बहुत पुराना जीडीपी का आंकड़ा होगा। आज जीडीपी कई स्टेटों से बेहतर है। देश के जितने भी अच्छे अवार्ड्स थे, स्किल डेवलपमेंट का अवार्ड स्टेट उत्तर प्रदेश को मिला, आईटी सेक्टर का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला, फिल्म में अच्छे काम करने का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला, पेड़ लगाने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसको मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। मैं ये कह सकता हूं कि फॉरेस्ट जो कवर बढ़ाने में सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश ने किया। आईएमआर, एमएमआर की बात की, जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, और हमने तो काम किया है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन में पिछले 3 वर्षों में। आईएमआर, एमएमआर सबसे बेहतर अगर किसी का हुआ है तो उत्तर प्रदेश का हुआ। न्यूट्रिशन मिशन चला करके कम से कम हमारी गर्भवती महिलाओं का, गर्भवती बहनों का स्वास्थ्य अच्छा हो, बच्चे अच्छे हों, स्वस्थ हों, कम से कम योजनाएं न्यूट्रिशन मिशन के तहत अगर कोई चला रहा है तो उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार। आज गन्ने की पैदावार में नंबर 1, चीनी के उत्पादन में नंबर 1, दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1, आलू के प्रोडक्शन में नंबर 1, आपके वीट में, गेहूं में नंबर 1। अब तो सुना है कि बाहर से वीट भी आ रहा है। कम से कम हमें लड़ना पड़ेगा कि इंपोर्ट ना करें केंद्र सरकार। तो ये जो आंकड़े आप जीडीपी के ला रहे हो, ये पता नहीं कब के आंकड़े हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं अभी के हैं। उत्तर प्रदेश ने गन्ने में नंबर 1 ना हो तो बताइए, चीनी के उत्पादन में नंबर 1 ना हो तो बताइए, आज शहरों को 24 घंटे बिजली न मिल रही हो तो बताइए, आपका दूध उत्पादन में ना बढ़ गया हो तो बताइए, आपका आलू में सबसे अच्छा किया। और मैं कह रहा हूं ये एक्सप्रेस वे जो बना है, ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। कोई स्टेट हिम्मत भी नहीं जुटा सकती है। जब हाईवे पर और एक्सप्रेस वे पर रेप हो जाते हैं, दिक्कत तब होती है। ये जो घटना है वो तो आपने एक्सप्रेस वे मैं तो ये कहता हूं, लेकिन उस पर सुरक्षा क्या रहेगी महिलाओं की? और वही इसीलिए बार बार आप जो कह रहे हैं ना कि नंबर 1, ठीक है आप नंबर 1 हैं। आप पहली स्टेट है जिसने हाईवे पुलिसिंग की व्यवस्था की है। हमारे एक्सप्रेस वे पे आप निकल जाइए, अगर आपको हर 30 किलोमीटर पे एक पुलिस और एम्बुलेंस न दिखाई दे तो कहिएगा। दूसरी बात, जो घटना हाईवे पे बुलंदशहर में हुई थी, उसी समय गुड़गांव में भी एक बेटी के साथ घटना हुई थी, और एक ही जगह पर 2 बार 2 लोगों ने घटना की, लेकिन वो खबर नहीं बनी। खबर केवल उत्तर प्रदेश की बनी, बुलंदशहर की। लेकिन उसी दिन आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, मैं जानता हूं आप जानते हैं उस बात को। एक ही लड़की के साथ 2 बार घटना हुई उस संस्था में। उस संस्था की खबर किसी नेशनल न्यूज में नहीं बनी। मीडिया को आपसे इतना प्यार क्यों है? मेरे शेयर नहीं है। अगली बार मेरी कोशिश होगी कि मैं इतना पैसा कमा लूं, इतना पैसा कमा लूं कि मेरा भी हर चैनल में शेयर आ जाए। ये शेयर वाले कभी कभी कमाल करते हैं, और शायद आप बेहतर समझते होंगे कि चैनल कैसे चलते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो घटना बुलंदशहर की थी वो हुई थी, लेकिन सरकार ने कार्रवाई की। हम चाहते ऐसी घटना न हो, इसीलिए हाईवे पुलिसिंग बनाई है, और हाईवे पर पुलिस मौजूद रखते हैं आप। वहीं अगर दूसरे प्रदेश में कहीं घटना होती वो कभी खबर नहीं बनती। अगर अगली बार आपको मौका मिलता है, दोबारा आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप कुछ बदलेंगे इस बार से? मैं ये कह सकता हूं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा, हर क्षेत्र में नंबर 1 होगा। यहाँ के किसानों को क्या सुविधा दे सकते हैं, सुविधा दे करके, मंडियां बना करके, उनके उत्पादन को हम लघु से लेकर के दिल्ली और बड़े बाजारों में पहुंचाने का काम करेंगे। और जो मैं सड़क बना रहा हूं, ये जो आगरा से लखनऊ पहुंच गई है, यही गाजीपुर और बलिया तक पहुंचेगी। इसके किनारे मंडियां, इसके किनारे स्किल डेवलपमेंट के बड़े सेंटर्स, और किसानों को सुविधा देने वाली चीजों को बनाने जा रहा हूं, जिससे कि जो महंगाई कभी कभी शहरों में उठता है सवाल, कभी टमाटर महंगा हो गया, कभी मिर्च महंगी हो गई, कभी अदरक महंगी हो गई, कभी तरबूज नहीं खाने को मिले, कभी खरबूज खाने को नहीं मिले, कम से कम ये हाईवे, उत्तर प्रदेश का हाईवे पूरे दिल्ली, एनसीआर
और बड़े बड़े शहरों को खाने का सामान भिजवाने का काम करेगा, समय पर पहुंचेगा। इसीलिए मैंने बाबा रामदेव जी को भी 400 एकड़ जमीन दी है, क्योंकि इधर उन्होंने बाजार में अपनी धाक बनाई है, योगा के साथ साथ घी और सामान का भी बनाया। तो मैंने उनसे भी कहा है, और मैं तो कहता हूं कि इस तरह कोई भी फूड प्रोसेसिंग में अगर आना चाहेगा और उत्तर प्रदेश में काम करेगा तो उसका मैं सहयोग करूंगा, जिससे उनका भी लाभ हो, वहीं हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को भी लाभ पहुंचे। अब आपके दुश्मनों की बात करते हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सब करने के लिए आप रहेंगे ही नहीं, और वो उसकी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि काम बोलता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं, कारनामा बोल रहा है आपका। अमित शाह ये कहते हैं कि हमारी तो लड़ाई समाजवादी पार्टी से है ही नहीं, पहले चरण में हमारी सीधी लड़ाई बीएसपी से थी, और समाजवादी पार्टी तो नंबर 2 पर भी नहीं है। जब आप इस तरह के बयान सुनते हो तो आपका मनोबल टूटता है? बहुत ही निराश हो गए हैं बीजेपी के दोनों नेता, और इसलिए क्योंकि पहले ही चरण में इनको नकार दिया गया है। ये बात सच्चाई वो जानते हैं, और जनता ये सच्चाई जानती है। जो वोट इन्हें मिलने जा रहा था वो वोट इनको नहीं मिला, और पूरी तरीके से पहले चरण में जनता ने नकार दिया। और तभी ये सब दलों को छोड़ करके किसी के खिलाफ नहीं आजकल बोल रहे हैं। आजकल केवल हम 2 युवा नेताओं के ही खिलाफ बोल रहे हैं, 2 गठबंधन के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं बोलने से पहले कम से कम अपना काम तो बताओ। बहुत टीवी रेडियो के माध्यम से मन की बात सुन ली, लेकिन अभी भी जनता उनके मन की बात नहीं समझ पाए, और जमीन पर कोई काम हुआ हो तो जरूर बताना चाहिए। अगर वो लखनऊ में आए तो लखनऊ में क्या केंद्र सरकार ने काम किया जनता के लिए, कम से कम उस बात के बारे में चर्चा हो। अगर किसी जिले में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने काम की चर्चा करनी चाहिए। काम उन्होंने किया नहीं है तो लंबे लंबे भाषण देना, ऐसी बातें कहना जिससे जनता गुमराह हो जाए, उस तरह के सवाल ये जानबूझ करके उठा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है ये आपके काम को लेकर तो है ही, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है उसको लेकर भी है? नोटबंदी भी एक बड़ा इशू रहेगा। लोकतंत्र में जनता जिस चुनाव को देखती है उस चुनाव में मतदान करने लगती है। पिछली बार केंद्र सरकार का चुनाव था, केंद्र के सवालों पे चुनाव होना चाहिए था, लेकिन प्रदेश के खिलाफ भी लोगों ने वोट डाला। हालांकि हमारा वोट कम नहीं हुआ, परसेंटेज हमारी बच गई, बट सीट तो आपकी 5 ही रही। हमारा परसेंटेज जो वोट उतना ही रहा। अगर हम बीएसपी का वोट नहीं रोक अभी आप आंकड़ों से खेल रहे हैं, आंकड़े ऐसे पकड़ लीजिए वैसे पकड़ लीजिए। नहीं, आपका वोट परसेंटेज उतना ही रहा, करीब करीब 27%, 29%, लेकिन सीटें तो आपकी 5 पे आ गई। इसलिए सीटें कम हो गई क्योंकि बीजेपी को वोट बहुजन समाज पार्टी का पूरा मिल गया, पूरा काफी कुछ वोट कांग्रेस का भी चला गया, और काफी कुछ नौजवानों ने भी वोट दिया इस उम्मीद, इस भरोसे से कि केंद्र सरकार कुछ बदलाव लाएगी उनके जीवन में भी। 2.5 साल और लगभग 3 साल हो गए हैं, लोगों को निराश कर दिया। और नोटबंदी ने, मैं समझता हूं, व्यापारी, उद्योग, व्यापार, नौजवान, किसान, मजदूर सबके साथ धोखा किया। और नोटबंदी भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा। आपको नोटबंदी से लाभ मिलेगा इस चुनाव में? भ्रष्टाचार और काले धन कम से कम लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि लोगों का लेन देन काला सफेद हो सकता है, पैसा भ्रष्टाचार नहीं होता, पैसा का कोई रंग नहीं होता। और जो कारोबार गया, जो लोगों को नुकसान हुआ, मैं समझता हूं वो फिर एक बार लाइन में लगेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा लेने के लिए लाइन लगे थे, तकलीफ हुई थी। एक बार फिर वो लोग लाइन में लगेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे। ब्रांड अखिलेश जो है वो पहली बार इतने बड़े स्तर पर सामने निकल कर आया है, यानी अखिलेश यादव एक नेता के तौर पर इतने बाहर जब आप निकले हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये असल में, लोग कुछ भी कहें, आपका गोल्डन पीरियड है? मैं नहीं कहता हूं कि मेरा कैसा समय चल रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि समाजवादियों का अच्छा समय आने वाला है। एक बार फिर बहुमत की सरकार बनकर के समाजवादियों को जनता मौका देगी। राष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं इस चुनाव के तुरंत बाद। राष्ट्रपति के चुनावों में इस चुनाव का क्या असर आपको दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा सांसद चुन करके जाते हैं, विधानसभा के लोग चुने जाते हैं। मैं समझता हूं एक वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो बिना उत्तर प्रदेश की भूमिका को निभाए शायद देश का राष्ट्रपति चुनना मुश्किल होगा। आपके दिमाग में है कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए? अभी तो फिलहाल मुझे 11 मार्च का इंतजार है। 11 मार्च के बाद मैं अपना दिमाग दौड़ाऊंगा कि देश का राष्ट्रपति कौन हो। लोगों के मन में भी ये बात है कि अब जो समाजवाद, जो लोहिया जी का समाजवाद होता था, अब वो समाजवाद नहीं रहा। अब समाजवादी जो है करोड़ों रुपए की एसयूवीज में चलते हैं।
अब समाजवादी बहुत पैसे वाले हो गए हैं। सिर्फ साइकिल जो है वो चुनाव चिन्ह के नाम पर ही रह गया है, असल में अब आप स्पोर्ट्स बाइक पे चलते हैं, इतना फर्क आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि जो लोहिया जी का जो समाजवाद था वो बहुत डाइल्यूट हुआ है अभी, और आप अपनी पार्टी में भी अगर लोगों को देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, समाजवादी अब पैसे वाले हो गए। इस समाजवादी पार्टी में हर तरह के लोग हैं, और ये मैं कह सकता हूं कि सिद्धांत से समाजवादी पार्टी अभी नहीं हटी है। व्यक्तिगत किसके पास क्या धन है और कितना कमा लिया है या किस गाड़ी में चलता है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि सरकार की सोच और समझ कैसी है। कम से कम समाजवादी पार्टी ने लोगों के जीवन बदलने के लिए फैसले लिए हैं, और हम अपने समाजवादी सिद्धांत से नहीं हटे। हमारा जो सिद्धांत लोहिया जी का रास्ता दिखाया गया है, संपन्नता का, खुशहाली का, उसी के सवाल पे चल रहे हैं। आप कुछ लोग गाड़ी से चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी सिद्धांत से वो हट गए हैं। और अगर हमारा खुशहाली का समाजवाद हो, संपन्नता का समाजवाद हो, तो मैं समझता हूं कोई गलत नहीं है। आपको कैसा लगता है जब आप ही के भाई प्रतीक यादव की तस्वीर छपती है 5 करोड़ की गाड़ी चलाते हुए? कोई अगर व्यापार कर रहा है और व्यापार कर करके, कारोबार कर करके अपने पैसे से अगर कुछ कमा लेता है, बना लेता है, तो मैं समझता हूं हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन समाजवादी सरकार के जो सिद्धांत है उसमें तो कोई आंच नहीं आ रही, हमारे सिद्धांत पे तो नहीं आंच आ रही। हम अगर सड़क पे चलती हुई गाड़ी देख लें तो हमारा तो नहीं मन भटक रहा किसी बात को लेकर के। आप अपनी साइकिल से खुश हैं? मैं अपनी साइकिल से खुश हूं, और जिस सिद्धांत में मैं चल रहा हूं उससे खुश हूं। कम से कम लोहिया आवाज दे रहा हूं, लोगों को नौकरी देने का प्रयास कर रहा हूं, बेटियां जो पढ़ रही हैं उनको विद्याधन दे रहा हूं, लैपटॉप दे रहा हूं, आने वाले समय में स्मार्टफोन देने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने एक बार कहा था आपके लिए कि अखिलेश यादव बिल्कुल वैसे ही हैं, उस कंप्यूटर की तरह हैं जो कभी चलता ही नहीं है। उन्हें उस समय शायद नहीं पता होगा कि आगे चल के आप ही के साथ नहीं, उन्हें शायद किसी ने गलत खबर दी होगी कि जितने हमने लैपटॉप दिए हैं सब चल रहे हैं, और आज तक कभी भी किसी नौजवान ने मुझे लैपटॉप के लिए शिकायत नहीं की कि उनका लैपटॉप नहीं चल रहा। कम से कम मैंने दुनिया का सबसे बेहतरीन गिनती का वो लैपटॉप लोगों को दिया है। अब मेधावी छात्रों को हम दे रहे हैं, और आने वाले समय में भी देते रहेंगे। अब तो एक कदम और आगे जा रहे हैं, हम स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। 1,40,00,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है, सरकार बनेगी फिर रजिस्ट्रेशन खोलेंगे। और मैंने एक बार कहा कि केवल हमें 55 लाख जो महिलाएं हैं जिनको मैं समाजवादी पेंशन 500 रुपया महीना दे रहा हूं, वो मेरी मदद कर दें। 1,40,00,000 जिन्होंने स्मार्टफोन रजिस्टर किया है वो मदद कर दें, तो 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत जाएगी। केवल 2 योजनाओं के लाभार्थी हमारी मदद कर दें तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। बहुत सारे लोग आपका ये कहकर भी मजाक उड़ाते हैं, आपको तो लोग यहाँ क्षेत्र में टीपू के नाम से जानते ही हैं, और राहुल गांधी को लोग मजाक में पप्पू कहते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई ये टीपू और पप्पू की जो जोड़ी है ये क्या कर पाएगी। देखो, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, कह रहे कि हम ब्लड प्रेशर नपाना चाहते हैं, लोग मेट्रो में बैठना चाहते हैं, देश के वित्त मंत्री आकर कह रहे हैं कि हाईवे आधा अधूरा है। तो ये कम से कम 2 युवाओं की जोड़ी का ही डर बता रहा है कि कितना डर गए बड़े बड़े लोग। लेकिन राहुल गांधी को आप एक बोझ की तरह नहीं लेते, लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है। मैं समझता हूं वो युवा हैं और हमारे साथ आए हैं। कम से कम युवाओं में एक मैसेज है कि आने वाले समय में दोनों युवा मिलकर के राजनीति में बदलाव लाने का काम करेंगे। आपके ऊपर परिवारवाद को लेकर बहुत आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने, आपने अपने पूरे परिवार को राजनीति में सेट कर दिया। सारे के सारे भाइयों के बच्चे, उनके बच्चे सब राजनीति में आ गए हैं। ऐसे लोग जो आपके बारे में ये बात कहते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? अपनी अगली इनिंग्स में आप ये कहना चाहेंगे कि मैं परिवारवाद को थोड़ा सा कम वजन दूंगा? परिवारवाद के इन सवालों का जवाब बहुत दिया है मैंने, और मेरी कोशिश होगी कि अगर कोई परिवार का आना चाहता है तो वो जनता से चुन करके आए। हम कभी सीधा मौका नहीं देना चाहते, उनको नहीं दिया हमने मौका सीधा। और अगर कभी शुरुआत ही करनी पड़ेगी कि परिवारवाद में परिवार के सदस्य कम हो, तो सबसे पहले मैं डिंपल से निवेदन करूंगा कि आप चुनाव मत लड़ो, आप परिवार की तरह रहिए, और बच्चे अच्छा पढ़े लिखें, आगे उनका भविष्य अच्छा बने, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें और राजनीति से पीछे हट जाएं। तो शुरुआत अगर मुझे करनी पड़ेगी तो मैं अपनी पत्नी से सबसे पहले शुरुआत कराऊंगा। आपने डिंपल जी का नाम लिया। जब ये पूरा झगड़ा जिस वक्त चल रहा था
तो जब व्यक्ति परेशान होता है तो अपने माँ बाप से सबसे पहले उनके साथ शेयर करता है। अब जाहिर है आपका तो विवाद ही पिता से चल रहा था, तो उनके साथ कैसे शेयर करेंगे? उस वक्त आपने सबसे ज्यादा किसी को मिस किया कि मैं अगर आज ये मान लीजिए आपकी माँ होती या कोई और होता जिससे आप शेयर कर सकते थे अपने मन की बात? अब कोई मतलब नहीं उन बातों का। अब मेरा केवल ध्यान ये है कि हम कैसे भी ये चुनाव जीत जाएं और जनता हमारा सहयोग कर दे, केवल इतना अभी दिमाग में है। इससे ज्यादा मैं कुछ सोचना नहीं चाहता। अब उसके बारे में आप बात नहीं करना बिल्कुल चाहते? मैं सोचना नहीं चाहता। पर मैं असल में आपके लिए फोटो लेकर आया था, ये देखिए। मैं देख रहा था और थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो ये फोटो मैंने देखी। मेरे ख्याल से आप 16-17 साल के होंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, बहुत पुरानी फोटो है मेरी। हाँ, और मैं ये देख रहा था कि ये इस फोटो में और आज में कितना कितना फर्क आ गया है। आया है, नहीं आया है, संबंध क्या असहज हुए हैं? क्या आज भी आप उनके साथ ऐसे खड़े हो सकते हैं इसी प्रेम भाव से? और इसमें आप डरे हुए भी हैं उनसे। आप चुनाव के बाद देखोगे तो ऐसे ही मैं खड़ा दिखाई दूंगा नेताजी के साथ। 11 मार्च को ऐसे ही खड़ा दिखाई दूंगा, परिणाम जो भी हो। हमारी पार्टी का, कांग्रेस का, दोनों मिलकर के परिणाम अच्छा होने जा रहा है। इससे ज्यादा खुश होकर के हम लोग खड़े दिखाई देंगे आपको। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि अगली बार जब मुलाकात हो आपसे तो इसी जगह मुलाकात हो। बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं कहता हूं अपने पूरे भरोसे के साथ कि अगली बार भी यही मुलाकात होगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि हमें दोबारा ही मिलना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं यहीं आऊंगा फिर आपसे मिलने के लिए। नहीं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।